वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम लोग अपने टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र है, आसियान है, ब्रिक्स है, एससीओ है, ये सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड यूपीएससी, बीपीएससी, वनडे एग्जाम, जो भी आपके पास परीक्षाएं होती हैं, वे सारे एग्जाम्स में लगभग एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। उसके सम्मेलन से संबंधित पूछे जाते हैं, उसकी स्थापना से संबंधित पूछे, उसके अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न होते हैं, और ख़ास तौर पे भारत की उसमें क्या उपस्थिति होती है, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग अपना डिस्कशंस करने जा रहे हैं एक नए एपिसोड के साथ, और उस एपिसोड का नाम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन, ये सारे चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैं ले रहा हूँ, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला हम लोग संस्था की बात करेंगे। तो वे संस्था का जो नाम होगा वह होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ा सा हम लोग पहले इसको एक मैपिंग कर लेते हैं, इसमें हमें स्टडी करना क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात हम लोग कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि हो सकता है, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में भारत की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का साथ इसका कुछ अंग होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, वर्तमान इसका जो परिदृश्य होता है, ये वर्तमान परिदृश्यों को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में आज के डेट में इसकी विस्तार की बात चल रही है, खास तौर पे भारत, साउथ अफ्रीका, ऐसे जो राष्ट्र हैं, ये सारे विस्तार की बात करें तो आखिर संयुक्त राष्ट्र के विस्तार क्यों न हो, प्रश्न होता है क्यों न हो। क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र जो हैं इसका विरोध भी करें, खासतौर पे चाइना की यदि बात करें, उन्होंने कॉफ़ी टेबल टी कर करके उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया है। तो ये विस्तार इस पर होने पर क्यों कर सकते हैं, इस पर विवाद हो रही है। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, चूंकि देखा जाए संयुक्त राष्ट्र है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। याद रखेंगे, यह एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय, यह हमारा एक संगठन है। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्यों की यदि बात किया जाए, तो इसका उद्देश्य जो मुख्य रूप से था, यह था कि वैश्विक जो हमारा शांति होता है, वह वैश्विक शांति को स्थापित करना, ये हमारा प्रथम मुख्य उपदेश था। तो इसकी स्थापना करना पहला उद्देश्य हुआ। दूसरी यदि बात करें तो वैश्विक शांति के साथ जो होता है मानवाधिकार जो होता है, वो मानवाधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, इसे भी हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। थर्ड, मानवाधिकार के साथ महिला और शिशु जो होते हैं, तो महिला प्लस कह सकते हैं शिशु अधिकार का संरक्षण की बात होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मकसद हुई थी, जिसके कारण इसकी स्थापना की प्रमुख रूप से बात देखने को मिला। उसके बाद जो सामाजिक आर्थिक हमारा विकास होता है, वह सामाजिक आर्थिक विकास को देखते हुए मुख्य रूप से, या सामाजिक आर्थिक विकास करने हेतु इस संस्था का मुख्य रूप से स्थापना किया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे एक बहुत लंबी इसका इतिहास आप देखेंगे। चूंकि देखा जाता है कि जब संयुक्त राष्ट्र की हम स्थापना की बात करें, तो सबसे पहली बात इसका, जब हम पृष्ठभूमि की बात करें, तो ये पृष्ठभूमि सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने का जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बार बार आपसे क्वेश्चन, जब आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इसके पीछे रीजन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, जब पूरी दुनिया जो था, प्रथम विश्व युद्ध जो थी, वो प्रथम विश्व युद्ध के गिरफ्त में जब आ चुकी थी, तो इस दौर में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अव्यवस्था का जो स्थिति होता है, सामाजिक आर्थिक के साथ अन्य प्रकार की जो अव्यवस्थाएं होती हैं, वे कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थापित हो चुकी थी। पूरी दुनिया जो था अशांति के चपेट में आ चुकी थी, और यही कारण था
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध जैसे चुनौतियों को खत्म करने हेतु या रोकने हेतु एक संस्था का निर्माण की बात की गई थी। और इसी के साथ जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है तो इसका अंत 1918 में होता है। अब आप देखेंगे 1919 में पहली बार एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था वैश्विक शांति की स्थापना, यानी वैश्विक शांति को स्थापना करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य में से एक था, याद रखेंगे। और इसी दौर में 1919 में ही देखेंगे कि विश्व में एक और संस्था का निर्माण हुआ था। उस संस्था का नाम था, वो भी 1919 में ही आया था, जिसका नाम था विश्व या अंतर्राष्ट्रीय करते हैं, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय ही लिख देता हूँ। एक संस्था का नाम था, हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सुना होगा श्रम संगठन, यानी इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना कह सकते हैं, दुनिया का सबसे पुराना संस्था ये माना जाता है, ये याद रखेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो जब विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होती, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया में जो अव्यवस्था हो गई थी, अशांति स्थापित हो गई थी, इसी अशांति को शांति में तब्दील करने हेतु एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लेकिन अब लीग ऑफ नेशन की तो स्थापना कर दी कि दुनिया में शांति स्थापित करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन जो थी अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेवारियों को, या जो इनके उद्देश्य के लिए इनको स्थापित किया गया था, ये सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं निर्वहन करने में यह संस्था असफल हो जाती है। और इसी की असफलता सामने ये आता है कि लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद 1939 से लेकर के 1945 के बीच में देखेंगे तो दुनिया में दूसरा यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी, वह सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी वर्ल्ड में आ जाती है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरा दुनिया जो था, वर्ल्ड जो थी, वह दो राष्ट्रों में या दो क्षेत्रों में बट गई थी। एक जो था एक्सिस एलाई था, यानी कह सकते एक था धुरी राष्ट्र था और एक जो था मित्र राष्ट्र था। तो इस तरह से दो क्षेत्रों में पूरी दुनिया जो थी बट गई थी। और इसी दौर में देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने की इसकी विभीषिका कह सकते हैं, तो इसकी जो विभीषिका थी वो विभीषिका और ज़्यादा कह सकते हैं कि दर्द देने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया जो था वो अशांति के चपेट में आ चुका था। पूरी की पूरी दुनिया में देखेंगे मानवाधिकार, शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य प्रकार के सामाजिक आर्थिक जो विकास होते हैं वे सारे के सारे कहीं न कहीं पूरी की पूरी चरमरा गए थे या टूट गए थे, ब्रेक हो गए थे। और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए संस्था के निर्माण, एक नए संस्था के स्थापना का कहीं ना कहीं बात होना शुरू हो गई थी। क्योंकि देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हमारा 1945 में अंत होती है, ये तब अंत होता है कि जब आप देखोगे कि 6 अगस्त 1945 और एक आपका 9 अगस्त 1945 आएगा। अरे दोनों दिन आप देखेंगे तो अमेरिका जो था, अमेरिका के द्वारा आप देखेंगे तो अमेरिका जो था इस दौर में जापान के दो शहर थे, ठीक है, जापान के दो शहर, एक था आपका हिरोशिमा और एक आपका था नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थी, ये दोनों शहरों पर अमेरिका के द्वारा मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर परमाणु हमला किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही परमाणु हमला यहाँ पर की जाती है तो परमाणु हमला के साथ ही जापान जो था ये अपने आप को सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी, यह सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होने का घोषणा हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार अंत होता है, जहां पर अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहरों पर दो कह सकते हैं परमाणु हमला किए गए। एक जो था वो फैट्समैन, आपने सुना होगा, तो एक फैट्समैन नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। तो इस तरह से दो परमाणु हमला होते हैं। और दो परमाणु हमला होने के साथ ही जब जापान की स्थितियां टूट जाती हैं, जापान की मजबूती टूट जाती है और जापान जो था पूर्ण रूप से कहेंगे कि अमेरिका के पास अपने आप को सरेंडर कर देता है, द्वितीय विश्व युद्ध अंत तो हो जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो अशांति की जो स्थिति थी, यह अशांति की स्थिति अभी बहुत भयावह हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर थे जहां पर केवल महिला ही बच गए थे, बच्चे बच गए थे, ज़्यादातर जो पुरुष थे वो युद्ध में मारे गए थे।
पूरी दुनिया में देखा जाए सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां थी पूरा चरमरा चुकी थी, अव्यवस्थित हो चुकी थी। शिक्षा, चिकित्सा, एग्रीकल्चर की यदि क्षेत्रों की बात करें, ये सारे के सारे टूट गए थे। अर्थात कह सकते हैं वर्ल्ड में खाद्य आपूर्ति की समस्या हो गई थी, शिक्षा चिकित्सा की समस्या हो गई थी, मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा इसमें हनन हुआ था। इसमें महिला और जो बच्चे थे यानी शिशु से, ये दोनों के सबसे ज़्यादा संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ आ गई थी। ऐसी स्थितियाँ जब आए तो ऐसी स्थितियाँ को देखते हुए दुनिया के प्रमुख रूप से देखेंगे तो दुनिया के दो प्रमुख नेता आते हैं। और उस समय अमेरिका जो था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति का नाम था रूजवेल्ट, याद रखेंगे। तो जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे अमेरिका वाले, तो और उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देखें, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो ये विंस्टन चर्चिल और खास तौर पे रूजवेल्ट जो थे, ये दोनों के सामूहिक रूप से कह सकते हैं प्रयास किए गए, और ये दोनों के सामूहिक प्रयास के साथ ही कह सकते हैं अंतिम रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का निर्माण किया जाता है। यानी अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जो हमारा संघ एक संस्था है, इस संस्था का निर्माण आप देखेंगे यानी इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना पहली बार 24 अक्टूबर 1945 को होता है। और जो हुआ है ये आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में जो शहर है, तो न्यूयॉर्क में एक वहाँ पर आप देखेंगे मैनहट्टन, याद रखेंगे मैनहट्टन एक आपका द्वीप है। तो ये मैनहट्टन द्वीप जो है ये आपका न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखेंगे। तो न्यूयॉर्क शहर में ही एक आपका मैनहट्टन द्वीप है और यहीं पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और इस संस्था की जब स्थापना हुई थी तो स्थापित जो सदस्य थे, तो इस समय स्थापित सदस्यों की जो संख्या थी इस समय कुल देखेंगे तो 51 था, 51 था। और जो 51वां जो सदस्य राष्ट्र था 51वां, उसका नाम था पोलैंड, ये भी याद रखेंगे। तो पोलैंड जो था यही 51वां सदस्य था। वहीं यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत भी इसका एक कह सकते हैं संस्थापक सदस्य, संस्थापक एक भारत इसका सदस्य रहा है। और संस्थापक सदस्य में जो भारत को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, यह एक ब्रिटिश भारत के रूप में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारत को जो इन्वॉल्व की गई थी तो भारत एक ब्रिटिश इंडिया के रूप में इसमें इन्वॉल्व हुआ था। और वहीं वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान जो इसके सदस्यों की संख्या जो है, ये वर्तमान सदस्यों की संख्या टोटल 193 है। क्या है? 193। और 193वां सदस्य आपसे पूछा जा सकता है, तो 193वां सदस्य जो है वो आपका नाम है दक्षिण सूडान, याद रखेंगे। तो दक्षिण सूडान जो है वो 193वां सदस्य है। दक्षिण सूडान 11 जुलाई 2011 को आप देखेंगे तो यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य रूप से 193वां सदस्य बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ है, क्या है। स्थापना से रिलेट बहुत सारे और प्रश्न जोड़े जा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं स्थापना से ही रिलेट मैं प्रश्न भी कर रहा हूँ, जैसे ही इससे रिलेट हो जाएगा ये जो मैनहट्टन द्वीप में जो है जो न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर होता है कि यह 40 मंजिला मकान में, ये भी याद रखिएगा, 40 मंजिला मकान में इसका जो है हेड क्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का। और ये पूरा का पूरा 17 एकड़ जो जमीन है वो 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है। और 17 एकड़ जमीन दान करता कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी डेप्थ जाना शुरू हो गई है। तो इसलिए यदि आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र के लिए जो जमीन दान किया था 17 एकड़ जमीन, वो व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था डी रॉकफेलर। क्या नाम था? डी रॉकफेलर। तो डी रॉकफेलर नाम का एक इंसान रहा है। जब उसे बात पता चला कि विश्व शांति के लिए दुनिया में कोई एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है, तो पहले मैं बता दूं कि जो अभी मैनहट्टन शहर के पास हम जो बात कर रहे हैं, मैनहट्टन में जो इसकी स्थापना किया गया था, यह पहले जगह क्या था, तो यह देखेंगे तो बूचर खाना पहले था, ठीक है। बूचर खाना तो समझते होंगे। बूचर खाना मतलब जहाँ पर मवेशियों को मारा जाता है या उसकी कह सकते हैं कि उनकी मांस बेची जाती है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो गाड़ी के जो गैराज होता है, यह हमारा पहला गैराज था, ठीक है। और ये जो जमीन थी, इस जमीन पे पूरा का पूरा जो अधिकार था डी रॉकफेलर नाम का व्यक्ति का था। इनको जब पता लगा कि विश्व युद्ध समाप्त हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गए, दुनिया में भविष्य में ऐसे कोई युद्ध नहीं होगी, वैसे
चुनौतियों को खत्म करने हेतु, नियंत्रण करने हेतु एक संस्था का निर्माण करने की बात हो रही है, तो यह व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेता है और इन्होंने दुनिया के सामने पहली बार ये घोषणा करता है कि ऐसे संस्था के लिए हम जमीन गिफ्ट करेंगे। और इन्होंने 17 एकड़ जमीन जो है इन्होंने गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट करने के बाद इसे 40 मंजिला कह सकते हैं इमारत तैयार की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर है। मीनिंग क्लियर हो गई। अब होता है तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई, जिससे कि विश्व शांति की स्थापना किया जा सके, दुनिया में जो मानवाधिकार का जो हनन हो रहा था उसे सुरक्षित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, जो महिला और बाल शिशु को लेकर के जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनौतियां बनी हुई थी, ये चुनौतियों को नियंत्रण करने हेतु का संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। अब होता है कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तो अब आपसे एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंटली ये होगा कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है यानी यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए कितने संस्था का निर्माण होती है। एक चीज यहाँ पर और आप ऐड पहले कर लें कि जैसे यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ हमने लिखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखा, ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संघ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों को 1950 में दोनों को रिमूव्ड कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। और अब हमारे पास केवल बच गए यूनाइटेड नेशन। अब मेरे पास या हमारे पास केवल क्या बच गए, अब हमारे पास केवल बच गए यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र हमारे पास केवल बच गए हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ जो शब्द है पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। अब होता है कि संयुक्त राष्ट्र की यदि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए इसके कौन कौन से अंग होते हैं, तो देखो संयुक्त राष्ट्र को चलाने के लिए इसके मुख्य रूप से देखिएगा, तो इसको चलाने के लिए मुख्य रूप से हम कुल देखेंगे, इसमें 6 अंगों के बारे में हमने लंबा डिस्कशंस करेंगे। क्लियर हुआ। इसमें टोटल हमारा जो होगा वो 6 हमारे पास इसके संगठन को चलाने के लिए अंग हो जाएंगे। वो 6 अंग कौन कौन है थोड़ा इस पे डिस्कस कर लें। तो पहला जो होता है संयुक्त राष्ट्र को चलाने वाली संस्था, उसका नाम होता है महासभा। क्या नाम है? महासभा। दूसरी जो होती है वह होता है हमारा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तीसरी जो संस्था इसमें काम करती है वह होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद ये तीसरा संस्था होती है या अंग होता है। चौथा जो होता है वो होता है हमारा न्यास परिषद, न्यास परिषद। लेकिन आपको याद करना होगा, आगे बताऊंगा कि जो न्यास परिषद है, ये न्यास परिषद पिछले 1994 से देखा जाए तो यह 1994 से 1994 से, ठीक है, यह संस्था काम करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, ये काम करना केवल संस्था बंद कर दिया है। उसके अलावे देखेंगे तो इसमें हमारी संस्था हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हमारा न्यायालय इसके अंतर्गत आ जाता है। और अंतिम रूप से इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचिवालय। ठीक है, यानी इस तरह से जो हमारे टोटल ये 6 संगठन या कह सकते हैं 6 अंग हैं, और ये 6 अंगों को मिला करके संयुक्त राष्ट्र को चलाया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र के जो भी उद्देश्य हैं सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। आपको मैं थोड़ा स्पष्ट ये भी कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र का जो हमारा संविधान होती है, ये संयुक्त राष्ट्र के संविधान को हम लोग चार्टर कहते हैं। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के संविधान को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं, तो इसको चार्टर कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या नाम है, तो उसे हम लोग चार्टर कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ये चार्टर में 2-3 पॉइंट और याद रखना है कि इसमें टोटल यानी कुल जो अनुच्छेद हैं, ये कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है, और इसमें कुल अध्याय की यदि बात किया जाए तो कुल अध्याय की संख्या इसमें 19 है। तो ये भी आपसे एग्जाम में फटाफट पूछती है कि संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अध्याय हैं। तो ये दोनों टॉप पॉइंट को आपको याद रखना होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र की यदि हम भाषा की बात करें तो इसमें भाषा में भी 2 विविधताएं आपको देखने को मिलेगा। एक आपका जो होगा आधिकारिक भाषा होगी, तो इसका जो आधिकारिक जो भाषा होती है, इसकी आधिकारिक भाषा 2 होते हैं, एक आपको होता है इंग्लिश और एक होता है आपका फ्रेंच, यानी 2 इसकी आधिकारिक भाषा है। लेकिन पूरा की बात करें तो टोटल इसमें 6 भाषाएं आ जाती है संयुक्त राष्ट्र में। 6 भाषा इसमें कह सकते हैं कि 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें 6 भाषा हैं कौन कौन, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो 6 भाषा के रूप में यानी यहाँ पर लिख देता हूँ 6 भाषा हैं कौन, तो 6 भाषा के रूप में सबसे पहला आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हमने फ्रेंच रखा तो फ्रेंच हो जाएंगे, उसके बाद स्पेनिश याद रखेंगे, उसके बाद आपको जो हो जाएगा वो अरेबी हो जाएगा, अरेबिक या अरबी कह सकते हैं।
4, 2 और इसमें एक आपका रसियन हो जाएगा यानी रूसी जिसको लैंग्वेज कहते हैं, और एक आपका मंदारिन हो जाएगा यानी चाइनीज हो जाएगा। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र में मुख्य रूप से देखा जाए तो कुल 6 भाषा की मान्यता है, या 6 भाषा को देखेंगे तो मान्यता प्राप्त है। लेकिन देखा जाए तो ऑफिशियली यानी काम करने की जो भाषा है संयुक्त राष्ट्र में, वह कार्य करने की भाषा मुख्य रूप से इसमें 2 ही है, एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है। मैंने क्लियर हुआ? अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन और बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। यदि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 2 और पूछे जाते हैं जो इंडिया रिलेट होता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम, है ना, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पहले जो महिला अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे, विजया लक्ष्मी पंडित ये जो थी वो पंडित नेहरू जी की बहन थी। तो ये पहली महिला थी और पहले भारतीय भी कह सकते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। वहीं पहली बार यदि देखा जाए तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित करने वाला कोई व्यक्ति भी था। तो हिंदी में संबोधित करने वाला भी जो व्यक्ति था वह भी कोई भारतीय ही थे, और वह उनके नाम पर हम 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाते हैं। आई थिंक आप समझ गए हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के, ये भी भारत के ही रहे, पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहली बार हिंदी में संबोधित किया, या कह सकते हैं हिंदी में इन्होंने भाषण दिया था। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की यदि बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की, आज नहीं, जब भारत हमारा ब्रिटिश भारत था उस समय से आज तक हमारी दबदबा बनी हुई है। चूंकि आपको मैं बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र में आप देख रहे हैं, इसमें यदि हम बात करते तो यहाँ पर जो हमारे सुरक्षा परिषद की बात होगी तो सुरक्षा परिषद में टोटल अभी वर्तमान में हमारे पास यदि देखेंगे तो अस्थायी, यदि देखोगे तो अस्थायी देशों की संख्या टोटल 10 हो जाएगा, और अस्थायी जो देश होंगे उसके अस्थायी देशों की संख्या टोटल 5 हो जाएगी, अर्थात इसमें टोटल हमारा 15 होगा। ये इसमें बदलाव 1965 से हुआ है, याद रखना। तो इसमें हम लोग डिस्कशन अगले टॉपिक पे हम करेंगे, ये सभी एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेशन में हमें 2 जवाब जरूर देंगे। मैं दोनों आपको कार्य दे रहा हूँ, थोड़ा सा वर्क करेंगे। ये दोनों टॉपिक, ये पूरे टॉपिक से आपके पास 2 क्वेश्चंस है कि सबसे पहले बार यूनाइटेड नेशंस के प्रथम महासचिव कौन थे और किस देश से थे। महासचिव प्लस कर देते हैं किस देश से आते थे, आप कमेंट सेशन में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान महासचिव कौन है, और ये महासचिव वर्तमान वाले किस देश से आते हैं। और इसमें एक और इसमें जोड़ देता हूं कि यह कब रिटायर्ड होंगे। ठीक है, ये कब रिटायर्ड होंगे, कब नियुक्त हुए थे, इसका 3 प्रश्न अपने आप में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे, आपका आंसर देखेंगे और फिर हम इस टॉपिक को और आगे विस्तार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।